प्रिय बंधुओं, मैं आपको इस चैनल पर एक ऐसे कोर्स की शिक्षा दूंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मैं यहाँ अमेरिका की एक वैकल्पिक चिकित्सा अल्टरनेटिव हीलिंग्स रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि पश्चिमी देशों सहित पूरे विश्व में अत्यधिक पॉपुलर है और जिसे सीखना बड़ा ही आसान है। मैं इसे बड़े ही उम्दा ढंग से आपको सिखाऊंगा। मैंने इस कोर्स को कुछ भागों में विभक्त किया है, जो लगातार कुछ महीनों तक इसका पाठ्यक्रम चलेगा। वह यह पद्धति आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिफ्लेक्सोलॉजी पद्धति क्या है और कैसे काम करती है, इसके कार्य करने के सिद्धांत क्या हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी पद्धति है जिसकी कार्य प्रणाली में यह बात विदित है कि हमारे शरीरांगों में, हमारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा यानी कि बायोफोर्स का प्रवाह होता रहता है और बायोफोर्स हमारे शरीर में बहती रहती है। और जब बायोफोर्स का, इस प्राण ऊर्जा का हमारे शरीर में या जिन अंगों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, वह अंग रोगग्रस्त हो जाते हैं और उन अंगों में या शरीर के उस भाग में रोग की उत्पत्ति हो जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी में शरीर को लंबवत 5 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स। 5 लेफ्ट साइड और 5 शरीर के राइट साइड में हैं। यानी कि पूरे शरीर में लंबवत जोन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 10 हैं और इन 10 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स में बायोफोर्स का प्रवाह होता रहता है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल तरीके से शरीर को 5 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार से रिफ्लेक्सोलॉजी में शरीर को ट्रांसवर्स जोन के तौर पर 3 भागों में विभक्त किया गया है। ट्रांसवर्स जोन 1, ट्रांसवर्स जोन 2 और ट्रांसवर्स जोन 3। इस तरह से 3 ट्रांसवर्स जोनों में शरीर को बांटा जाता है। वह शरीर में इन अंगों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। रिफ्लेक्सोलॉजी का सिद्धांत है कि हमारे आंख, कान, नाक, गुर्दा, हृदय, लीवर, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, उन सभी के प्रतिबिंब केंद्र रिफ्लेक्स पॉइंट्स पैरों और हाथों में स्थित होते हैं। मान लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में प्राण ऊर्जा बायोफोर्स का प्रवाह अव्यवस्थित हो गया है, तो लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में विकृति उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में आंख और गुर्दे का केंद्र बिंदु है, यानी कि इस क्षेत्र में गुर्दा और आंख दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स जोन 2 और 3 में स्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि गुर्दे में कोई विकृति आ जाए, गुर्दे अपना काम प्रॉपर वे से काम ना कर रहे हों, तो आंखों के नीचे सूजन बनी रह सकती है और होती भी है। अक्सर देखने में आता है कि आंखों के नीचे सूजन होती है। तो इसका सीधा सीधा अभिप्राय यह है कि गुर्दों में विकृति आई तो आंखों के नीचे भी सूजन आई। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स 2 और 3 में ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसलिए लंबवत जोन पूरा का पूरा अव्यवस्थित हो गया है। वहां उपस्थित अंगों में विकृतियां आनी शुरू हो गई हैं। इसी प्रकार से किसी एक जोन में ऊर्जा का प्रवाह रुकता है तो उस जोन के सभी अंग भली प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस विकृत जोन का पता लगाते हैं और इस विकृत जोन में अव्यवस्थित हुए बायोफोर्स यानी प्राण ऊर्जा के भाग को ढूंढ निकालते हैं। वह उस पर अपना कार्य करते हुए रिफ्लेक्स बिंदुओं यानी कि रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर डालते हैं, पॉइंट दबाते हैं, जिससे वह अंग प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है और वह पूरा का पूरा जोन प्राण ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और इस प्रकार से रोगी रोग मुक्त होने में अग्रसर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस अध्याय में आपको मेरी इतनी सी बातें समझ आ गई होंगी। अगले अध्याय में फिर हम अन्य विषयों पर बात करेंगे, रिफ्लेक्सोलॉजी के इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। शरीर को ट्रांसवर्स व्यवस्था में ट्रांसवर्स जोन 1, ट्रांसवर्स जोन 2, ट्रांसवर्स जोन 3 में विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार से 3 लाइनें खींची जाती हैं। पहली लाइन द शोल्डर गिर्डल, दूसरी लाइन द वेस्ट, तीसरी लाइन द पेल्विस फ्लोर के नाम से जानी जाती है। इस तरह से शरीर 3 ट्रांसवर्स जोन्स में विभक्त हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाथों व पैरों या पैरों व हाथों में कहाँ-कहाँ रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, वह कौन कौन से रिफ्लेक्स पॉइंट
कहां कहां पर स्थित होते हैं, तो इसे हम इस अध्याय में जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स जोन 1 की बात करते हैं। ट्रांसवर्स जोन 1 में पिट्यूटरी, हेड और ब्रेन, नेक, थ्रोट, फेस, साइनसस, आई, ईयर, स्टेशन ट्यूब, टीथ, शोल्डर, शोल्डर गाइडल, थायराइड, और पैराथायराइड से संबंधित रिफ्लेक्स पॉइंट स्थित होते हैं। तो आप जानते हैं ट्रांसवर्स जोन 2 में कौन कौन से प्रतिबिंब केंद्र यानी कि रिफ्लेक्स पॉइंट्स स्थित होते हैं। तो ट्रांसवर्स जोन 2 में लंग, ब्रोंकी, ट्रैकिया, स्टर्नम, रिब्स, डायफ्राम, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थाइमस, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्टमक, इत्यादि पॉइंट स्थित होते हैं। और इसी तरह से ट्रांसवर्स जोन 3 में स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियोसिकल वाल्व, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर ट्यूब, किडनी, एड्रीनल, शाइटिक लूप, रिफ्लेक्स पॉइंट्स स्थित होते हैं। और इसी तरह से पैर और हाथ के
लेटरल बॉर्डर पर शोल्डर, अपर आर्म, एल्बो, sacroiliac joint, muscles of pelvic, knee, hip, ओवरी व टेस्ट से संबंधित रिफ्लेक्स पॉइंट्स स्थित होते हैं। इसी तरह से पैरों व हाथों के मेडियल बॉर्डर पर सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स, यूट्रस व प्रोस्टेट के पॉइंट्स स्थित होते हैं। इसी तरह से पैर व हाथों के टॉप और बैक भाग में फैलोपियन ट्यूब या वास डिफरेंस, फेस, टीथ, शोल्डर, नेक, ब्रेस्ट, upper lymph nodes, lymph drainage, lymph nodes of axilla, lymph nodes of abdomen, lymph nodes of pelvis व groin, इत्यादि रिफ्लेक्स पॉइंट स्थित होते हैं। आज के इस अध्याय में हम रिफ्लेक्स बिंदुओं पर प्रेशर किस तरह से दिया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर देने का ढंग 4 तरह से होता है। 4 तरीकों से 4 विधियों से रिफ्लेक्स बिंदुओं पर प्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डिगिंग व थंब वॉक प्रेशर। क्लॉकवाइज प्रेशर वहां दिया जाता है जहां अंगों में स्टिमुलेशन अत्यधिक बढ़ जाता है, जैसे कि दस्त लगे हुए हों तो आंतों की क्रिया बढ़ गई है, उनमें स्टिमुलेशन हो गया है। उस स्टिमुलेशन को सेडेशन करने के लिए, शांत करने के लिए क्लॉकवाइज प्रेशर का अप्लाई किया जाता है। इसी तरह से यदि पेशाब बार बार आ रहा है तो ब्लाडर को क्लॉकवाइज प्रेशर के द्वारा सेडेट किया जाता है। हृदय की गति बढ़ी हुई है तो क्लॉकवाइज प्रेशर का उपयोग किया जाता है। इस तरह से अंगों में बढ़ी हुई क्रियाओं को शांत करने के लिए क्लॉकवाइज प्रेशर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर का उपयोग वहां किया जाता है
जहां अंग निष्क्रिय हो गए हों, वह शिथिल हो गए हों, वह अपना कार्य भली भांति ना कर पा रहे हों, तो एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर का उपयोग किया जाता है। जैसे कब्ज हो गई हो, हृदय की धड़कन कम हो गई हो, बीपी लो हो गया हो, ऐसी स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देकर उन अंगों को स्टिमुलेट किया जाता है, उन अंगों की क्रिया को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से तीसरा है डिगिंग प्रेशर, यानी कि डिगिंग प्रेशर में हमें यह जानने की कतई आवश्यकता नहीं है अंग अपना काम अधिक कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। बस डिगिंग यानी कि खोदते हुए एक जगह पर बेधते हुए से सुस्टेन अवस्था में प्रेशर दिया जाता है। तो चौथा है थंब वाक प्रेशर। थंब वाक प्रेशर जैसे बड़े रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या स्पाइन के पॉइंट, जो लंबे लंबे और बड़े बड़े पॉइंट्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए, जल्दी उन पर क्रिया निपटाने के लिए थंब वाक प्रेशर का उपयोग किया जाता है। यदि दर्शकों को समझ आ रहा है तो ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और थंब वाक प्रेशर में दर्शकों को उलझाना नहीं चाहता हूं। ज्यादातर रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट सिर्फ डिगिंग टेक्निक का उपयोग करते हैं और मैं खुद भी डिगिंग यानी कि बिना यह जाने अंग ज्यादा काम कर रहे हैं कम कर रहे हैं, डिगिंग टेक्निक का उपयोग करता हूं, यानी कि सुस्टेन अवस्था में प्रेशर देता हूं। तो अब इस मुद्दे पर आते हैं कि प्रेशर कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, कितने समय तक दिया जाए और क्यों दिया जाए, किन अंगों पर प्रेशर दिया जाए, किन रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर दिया जाए। तो सबसे पहले प्रेशर कितना दिया जाए। प्रेशर सिर्फ इतना दिया जाए जितना रोगी सहन कर सके। इतनी जोर से भी प्रेशर मत दें कि रोगी चीखने चिल्लाने लगे, और इतना कम प्रेशर भी ना दें कि रोगी को पता ही ना चले। बस उसके चेहरे के हाव भाव देखते रहें कि उसे पता चलना चाहिए। जिन पॉइंट्स में ऊर्जा का अवरोध होता है वे पॉइंट दबाने से दर्द करते हैं। सामान्य जो रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं उनकी बजाय उन प्रतिबिंब केंद्रों में दर्द होता है, वे एरियाज पेनफुल होते हैं जिन शरीर अंगों में प्राण ऊर्जा का, बायोफोर्स का अवरोध हुआ रहता है। तो उन अंगों के रिफ्लेक्स पॉइंट्स को दबाते हुए उनमें दर्द होता है, तो इतनी जोर से दबाएं कि रोगी को थोड़ा पता चले, वह थोड़ा शीतकार तो करे लेकिन ज्यादा भी परेशान ना हो। तो प्रेशर कितना देना चाहिए। प्रेशर इतना ही देना चाहिए जितना रोगी को सहन हो जाए। तो एक बिंदु पर, एक रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर कितने समय तक प्रेशर दें। अब यह तो बिंदु के आकार पर निर्भर करता है, रिफ्लेक्स पॉइंट्स के आकार पर निर्भर करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट छोटा होता है तो उस पर 5-4 बार प्रेशर देकर अगर एक बार में प्रेस कर रहे हैं तो उसे कम से कम 10-15 सेकंड के लिए प्रेस अवश्य करें और फिर उसको छोड़ दें। इसी तरह से 15 सेकंड का एक प्रेशर बनाएं और 4-5 बार प्रत्येक बिंदु पर प्रेशर दें। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो बड़ा होता है, उस पर प्रेशर देने का जो समय है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की बजाय अधिक लगता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि एक जगह पर 3 से 4 बार कम से कम प्रेशर दें। अगर लार्ज इंटेस्टाइन पर आप 8 बिंदु बना लेते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर 3-3-4-4 बार 15 सेकंड के लिए प्रेशर दें। फिर प्रेशर देने का समय और ढंग हर चिकित्सक का अलग अलग होता है, अपनी अपनी थ्योरी होती है, अपनी अपनी भावना होती है, अपनी अपनी समझ होती है। तो आप भी अगर कुछ समय तक रिफ्लेक्सोलॉजी के साथ खेलेंगे, सीखेंगे तो एक अपना ही प्रकार निर्धारित कर लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इतने समय तक इतना प्रेशर देने से रोगी आराम महसूस करता है, तो इतना ही काफी है। अब जानते हैं कि एक सेशन में एक रोग के उपचार में कितना समय लगता है। अब ये तो रोग की अवस्था पर निर्भर करता है कि रोग में कितने प्रतिबिंब केंद्र सिलेक्ट किए गए हैं। मान लीजिए 3-4 प्रतिबिंब केंद्र निर्धारित किए गए हैं तो उस पर कम से कम 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। अगर प्रतिबिंब केंद्र 15 या 20 है तो उसी प्रकार 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विभिन्न रोग अवस्थाओं में रोगी पर 10 से 45 मिनट का समय एक सिटिंग में एक बार रिफ्लेक्सोलॉजी करने में समय लग जाता है। तो अगर प्रेशर पॉइंट ज्यादा हैं तो मेरा तरीका यह है कि मान लीजिए किसी रोग में 10 रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं जिन पर हमें काम करना है, तो उनमें से मैं मोस्ट पेनफुल पॉइंट्स 3 या 4 पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूं
जिनमें सबसे ज्यादा पेन होता है। तो इस तरह से मेरा समय भी बच जाता है और रोगी को भी व्यर्थ के पॉइंट में अपना समय नष्ट नहीं करना पड़ता। रिफ्लेक्सोलॉजी करते समय रोगी को बड़े ही आरामदायक अवस्था में बिठा लें, उसे कोई चुभन ना हो रही हो, वह अव्यवस्थित ना हो, तंग ना हो रहा हो। रोगी से कहें कि वह अपने शरीर को ढीला छोड़ दे, अपने दिमाग को रिलैक्स कर ले। और यदि आप अपने खुद का रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अपने घुटने पर पैर रखें, पैर को मोड़कर उस पर क्रिया शुरू कर दें। तो कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें आप चिकित्सक से पूछकर ही रिफ्लेक्सोलॉजी अप्लाई करें। जैसे गर्भावस्था, हड्डी टूट गई है, उस पर रिफ्लेक्सोलॉजी ना करें। छूत के रोग। अब गंभीर रोगों में संबंधित चिकित्सक से सलाह लेकर, मशवरा लेकर ही रिफ्लेक्सोलॉजी का प्रारंभ करें। मुझे लगता है आपको इस अध्याय में जो मैंने जानकारी दी वह समझ आ गई होगी। तो धन्यवाद। रिफ्लेक्सोलॉजी करते समय सबसे पहले पैरों को कुछ रिलैक्सेशन मसाज, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से पैरों को रोटेट करें। ट्विस्ट करें। नीडिंग करें। इस तरह से हाथों से थपथपाएं। उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट शुरू करें। रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यह है थंब जिम्मी, यह है नोजल जिम्मी, यह है साइड जिम्मी और ये है मल्टीपर्पज जिम्मी। ये आपको ऑनलाइन या एक्यूप्रेशर का सामान बेचने वाले सेंटर्स पर ये टूल्स मिल जाएंगे। इन्हें जिमीज कहा जाता है। अगर हमने पैर के अंगूठों पर, उंगलियों पर पॉइंट दबाना है तो नोजल जिम्मी का उपयोग करें, और बड़े रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर काम करना है तो थंब जिम्मी का उपयोग करें, और साइड वाले जैसे लेटरल बॉर्डर या मीडियल बॉर्डर के पॉइंट्स पर काम करना है तो साइड जिम्मी का उपयोग करें। मल्टीपर्पज जिम्मी का उपयोग हर तरह से कर सकते हैं। वैसे तो आप हाथों से भी रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं,
या कोई भी टूल्स उपलब्ध ना होने की दशा में, जैसे पेन ले सकते हैं, कोई खूंटा ले सकते हैं, कोई लकड़ी का बना हुआ औजार ले सकते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ ठूंठ ले सकते हैं। तो कुछ भी आपको मिल जाए वो ले सकते हैं। तो धन्यवाद।
इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट लेने के पश्चात मनुष्य के शरीर में या रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट करवाने वाले पर्सन में कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला है इमीडिएट रिएक्शंस। इमीडिएट रिएक्शन में रिफ्लेक्सोलॉजी करवाने वाला रोगी अच्छा महसूस करता है, वार्मथ फील करता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, या तो हल्की हल्की उसे नींद आने लग जाती है। तो ऐसी अवस्था में रोगी से कहें कि वह नींद ले ले, या उसका घर दूर है तो अपने ही केंद्र में, जहां आपने रिफ्लेक्सोलॉजी केंद्र बनाया हुआ है, उसे 1-2 घंटे के लिए सोने के लिए कहें, क्योंकि सोने से, नींद ले लेने से रोगी में रिफ्लेक्सोलॉजी के द्वारा ऊर्जा का संचार होता है, वह उसे जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिलती है। तो दूसरा है इंटरमीडिएट रिएक्शंस, यानी कि कुछ घंटों बाद, 2-3 घंटों के बाद रोगी को बार बार पेशाब की हाजत होती है, अर्जिंग होती है, वह बार बार पेशाब जाता है, या तो बार बार स्टूल जाता है, या तो फिर उसे पसीने का सीक्रेशन बढ़ जाता है और पसीने में से गंध आने लग जाती है। और रिफ्लेक्सोलॉजी के 2-3 घंटे बाद रोगी को जुकाम हो सकता है। ऐसी प्रतिक्रियाएं होने पर यह समझना चाहिए कि विषैले तत्व शरीर में से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं, वह अब रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा। तो डिलेड रिस्पॉन्स जो होता है, उसमें 5-4 दिन रिफ्लेक्सोलॉजी करने के बाद रोगी को डिलेड रिस्पॉन्स मिलता है, जिसमें उसकी इम्यून सिस्टम में बढ़ोतरी हो जाती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाता है, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो जाती है, वह बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। कुछ सप्ताह निरंतर रिफ्लेक्सोलॉजी करवाने के बाद रोगी को फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है, उसमें रोगी पूरी तरह से रोग से मुक्त हो जाता है, उसका मन प्रसन्न रहने लगता है, उसकी मेमोरी शार्प हो जाती है, उसकी जो 6 सेंस हैं, जो उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो बेहतर काम करने लग जाती हैं, सूंघने की, सुनने की, समझने की शक्ति बढ़ जाती है। तो रिफ्लेक्सोलॉजी करवाने के बाद रोगी पूरी तरह से रोग से मुक्त हो जाता है। वह इस तरह से रिफ्लेक्सोलॉजी एक बहुत ही अच्छी कार्यप्रणाली वाली चिकित्सा पद्धति है। धन्यवाद। इस अध्याय में हम रिफ्लेक्सोलॉजी के द्वारा किस प्रकार से रोगों का उपचार किया जाता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से नहीं करेंगे, संक्षेप में करेंगे। मैं सिर्फ एक विभाग को चयन करूंगा। मान लीजिए आंखों के विभाग को चयन कर लेता हूं, उसमें मैं सिर्फ रोगों का नाम ही बताऊंगा कि रिफ्लेक्सोलॉजी इन इन रोगों में काम करती है। जो मेरे सारे अध्याय होंगे इसी प्रकार से होंगे। मैं किसी भी रोग को विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक एक रोग को विस्तार से बताने लग गया कि मान लीजिए रंगों के अंधेपन के बारे में बात करते हैं, सफ़ेद मोतिया के बारे में बात करते हैं, तो हमारा कोर्स अत्यधिक लंबा हो जाएगा। अगर किसी रोगी को सफ़ेद मोतिया है तो वह यूट्यूब पर या गूगल पर रिसर्च करके अपने रोग के बारे में जान लेता है, या जिस रोगी को जो रोग हो गया है उसके चिकित्सक ने उसे बता दिया है कि उसे फला फला रोग है, तो उसे इतना तो पता ही होता है कि यह रोग है। लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि रिफ्लेक्सोलॉजी उस रोग में कैसे की जाती है। तो इस अध्याय में हम आंख, नाक, कान, मुंह व गले के रोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आंखों के रोगों के बारे में बात करते हैं। तो आंखों के रोगों में दूर दृष्टि की कमजोरी, नजदीक की दृष्टि की कमजोरी, दीर्घ दृष्टता, अनियमित दृष्टि, काला मोतिया, सफेद मोतिया, रतौंधी, दिनौंधी, दो दो दिखना, रंगों का अंधापन, आंख आना, रेटिना में सूजन, आंख की नस का दर्द, आंख की नस का सूखना, पलकों की सूजन, आंख का सूख जाना, आंखों से पानी बहना, पलकों का लकवा, पुतली की सूजन, कुकरे, ट्राकोमा, गुहांजनी, भेंगापन, रोशनी सहन न होना। इससे अतिरिक्त जितने भी आंख के रोग हैं जिन्हें मैं यहां नहीं बोल पाया हूं, आंख के सभी रोग जहां जो मैं रिफ्लेक्स पॉइंट्स का वर्णन करूंगा, उन रिफ्लेक्स पॉइंट्स को दबाने से वह ठीक हो जाएंगे।
तो इसके लिए आपको दबाना है ब्रेन, आई व सर्वाइकल रिफ्लेक्स पॉइंट्स को अच्छी तरह से पैरों व हाथों में प्रेस करना है। इससे आंखों के रोगों में मुक्ति मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कान के रोगों के बारे में। कान के रोगों जैसे बहरापन, कान का दर्द, कान का बहना, कान में आवाज आना, इन रोगों में जो जो रिफ्लेक्स पॉइंट दबाने हैं उनका मैं वर्णन कर देता हूं। ब्रेन, साइनसस, ईयर, स्टेशियन ट्यूब, सोलर प्लेक्सस, लीवर, किडनी, अपर लिम्फ नोड्स, लिम्फ ड्रेन्स व सर्वाइकल। इन रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर रिफ्लेक्सोलॉजी करके आप कान के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। अब आते हैं नाक के रोगों पर। नाक के रोगों में पुराना नजला जुकाम, साइनोसाइटिस, नक्सीर, प्रागस जवर। नाक के रोगों में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन प्रतिबिंब केंद्रों पर रिफ्लेक्सोलॉजी करके आप रोगों से मुक्त हो सकते हैं, जैसे साइनसस, एड्रीनल, अपर लिम्फ नोड, लिम्फ ड्रेन्स, सर्वाइकल। तो अब आते हैं मुंह व गले के रोगों पर। मुंह व गले के रोगों में टॉन्सिल प्रदाह, टेंटुआ की सूजन, गले में दर्द, गलगंड, दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन, मुंह का सूखना, इन रोगों में आप इन रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर रिफ्लेक्सोलॉजी करें। ब्रेन, पिट्यूटरी, थ्रोट, थायराइड, पैराथायराइड, लीवर। व दांत से संबंधित रिफ्लेक्स पॉइंट्स। व सर्वाइकल पर रिफ्लेक्सोलॉजी करें। अब दांतों के संबंध में मैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के लिए कुछ हिंट्स देना चाहूंगा। जो दांत जिस लॉन्गिट्यूडिनल जोन में स्थित होता है, उसी जोन में उस पर रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जैसे इंसीजर जोन 1 और जोन 2 में स्थित होते हैं, तो जोन 1 के लिए अंगूठे पर और जोन 2 के लिए पहली उंगली पर प्रेशर दिया जाना चाहिए। कैनाइन जो तीखा दांत होता है वो तीसरे जोन में स्थित होता है, तो उसके लिए तीसरी उंगली पर प्रेशर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से प्री मोलर्स तीसरे जोन में स्थित होते हैं और मोलर्स चौथे जोन में स्थित होती हैं। तो और विजडम टीथ जिसे अकल जाड़ कहते हैं, वह लॉन्गिट्यूडिनल जोन 5 में स्थित होती है, उसके लिए 5वीं उंगली का चयन किया जाना चाहिए। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंख, कान, नाक, मुंह व गले के रोग, इस क्षेत्र में कफ का इकट्ठा हो जाने से रोगाक्रांत होते हैं। जैसे मौसम बदलने पर, वर्षा ऋतु में, सावन भादों में जो गर्मी ऋतु के बाद जो वर्षा ऋतु आती है,
तब नाक से जुकाम के द्वारा रेशा निकलता है। और हेमंत ऋतु जो लगभग अक्टूबर सितंबर के महीने में इस ऋतु का आगमन होता है, इस ऋतु में कुछ दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए नाक से पानी बहता है। तो इसके बाद वसंत ऋतु जो लगभग फरवरी के अंत और अप्रैल महीने में वसंत ऋतु का मौसम होता है, इस ऋतु में नाक से पानी बहता है। सभी मनुष्यों को वर्ष में 2 बार, किसी को वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में या फिर वसंत ऋतु में नाक से पानी बहा करता है। इसे शरीर में से निकल जाने देना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। यदि हम दवाइयों के द्वारा नाक का रेशा रोकते हैं तो यह जो नाक का रुका हुआ रेशा होता है वह हमारे आँख, कान, नाक, मुंह व गले के रोगों का कारण बनता है। तो इन्हें नहीं रोकना चाहिए। जब भी जुकाम लगे इस जुकाम को निकल जाने देना चाहिए। या जो रोगी जुकाम से, पुराने जुकाम से लगातार पीड़ित रहते हैं, तो रिफ्लेक्सोलॉजी करने से कुछ दिनों तक जुकाम ज़्यादा बहने लगता है तो उसे बहने दिया जाना चाहिए। बल्कि रिफ्लेक्सोलॉजी का जो ट्रीटमेंट है उसे बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा लंबा कर देना चाहिए। तो उसे दिन में 3-4 बार करना चाहिए ताकि नाक में से अच्छी तरह से रेशा बाहर निकल जाए। इस तरह से रेशा निकल जाने से इन रोगों के संबंध में जितने भी रोग हैं वो सब स्वत ही रिफ्लेक्सोलॉजी करने से खत्म हो जाते हैं। धन्यवाद। आज के इस अध्याय में हम एंडोक्राइन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम को समझते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टलेस होती हैं। वह अनेक तरह के हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं जिनका प्रभाव हमारे शरीर स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड्स, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड्स व टेस्टिस व ओवरीज। इन ग्लैंड्स में से जो हार्मोन उत्पन्न होते हैं उनका हमारे शरीर स्वास्थ्य पर सुप्रभाव व कुप्रभाव पड़ता है। जैसे पेनक्रियाज में से निकलने वाला इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारी रक्त शर्करा का निर्धारण करता है। अगर इंसुलिन ना बने, शरीर में रक्त शर्करा सामान्य रूप से अधिक हो जाती है जिससे रोगी मधुमेह का शिकार हो जाता है। इसी तरह से थायराइड हार्मोन के थायरक्सिन हार्मोन के अव्यवस्थित होने से हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है। तो कुल मिला के जितनी भी हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका अव्यवस्थित हो जाने से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इन सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर प्रेशर देना चाहिए। यदि मान लीजिए सिर्फ आपकी पेनक्रियाज में दोष है तो सिर्फ पेनक्रियाज पर ही प्रेशर मत दें, बल्कि सभी पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रीनल, टेस्टिस व ओवरीज पर प्रेशर दें, क्योंकि इन सभी ग्लैंड्स का आपस में संबंध होता है। इसी संबंध के द्वारा अगर इन पर एक मुश्त प्रेशर दिया जाएगा, सभी पर प्रेशर दिया जाएगा, तो रोग से रोगी भली भांति मुक्त हो जाएगा। तो दूसरा हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर की नगरपालिका है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम हमारे शरीर में सफाई अभियान को करने का होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा एक पतला द्रव्य शरीर में छोड़ा जाता है जो हमारे शरीर स्थित अंगों को धोता रहता है, स्वस्थ करता रहता है। अगर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम प्रॉपर वे से काम ना करे तो हमारे शरीर में विभिन्न जगहों पर गांठें उत्पन्न हो जाती हैं, जिनमें से कुछ गांठें
कैंसर का रूप ले लेती हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम करे, या हमारे शरीर में गांठें हो गई हैं कि डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप लिम्फेटिक सिस्टम के सभी रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर कार्य करें, जैसे अपर लिम्फ नोड्स, लिम्फ ड्रेन्स, लिम्फ ब्रेस्ट, लिम्फ एक्जिला, लिम्फ एब्डोमेन, और जैसे लोअर लिम्फ सर्कुलेशन, लोअर लिम्फ नोड्स ऑफ पेल्विस व ग्रोइन पर रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर दें। इससे आपका लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर बनेगा व लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित सभी रोगों की समाप्ति हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम व लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर ढंग से काम करे, तो अपने रसोई घर में से इन 5 जहरों को निकाल फेंकिए, जैसे थैली वाला आयोडाइज्ड नमक, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड वाला घी, प्रेशर कुकर और फ्रिज। इन 5 चीज़ों को अपनी रसोई घर में से निकाल फेंकें। थैली वाला आयोडाइज्ड नमक सेंधा नमक से रिप्लेस करें। सफ़ेद चीनी को देसी खांड, शक्कर या गुड़ से रिप्लेस कर दें। रिफाइंड आपके शरीर के लिए जहर है, इसको निकाल फेंकें। इसकी जगह देसी घी का प्रयोग करें। सर्वोत्तम गाय का देसी घी है, लेकिन अगर गाय का शुद्ध देसी घी ना मिले तो भैंस के देसी घी से भी काम चला सकते हैं। तो चौथा है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में दाल गलती है, फटती है, बनती नहीं। इसलिए दाल सब्जी को बनाने के लिए मिट्टी की हांडी का उपयोग करें, जिसमें दाल सब्जी पकती है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। 5वां है फ्रिज। फ्रिज में खाना बासी होता है, पानी ठंडा होता है, जो हमारी जठरा अग्नि को मंद करता है। इसकी जगह मिट्टी वाले मटके के पानी का उपयोग करें। मिट्टी के मटके का जो पानी होता है वह अक्षार युक्त होता है, वह हमारी जठरा अग्नि को बढ़ाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। वैसे तो इन 5 जहरों का जो संबंध है हमारे संपूर्ण शरीर से है, ना सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम, ना सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम, बल्कि समस्त शरीर इन जहरों को अपने घर में से बाहर निकालने से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ता है। धन्यवाद। इस अध्याय में हम छाती से संबंधित रोगों के बारे में बात करेंगे। छाती के 2 विभाग हैं, एक है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी कि हृदय के रोगों के बारे में बात करते हैं। हृदय के जितने भी रोग कहे गए हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वाल्वुलर डिसऑर्डर्स, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, वेरिकोज वेन्स, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, पेरिकार्डियल एक्यूजन, टैकीकार्डिया, आर्टिकुलर फिब्रिलेशन, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर। इन सभी रोगों से संबंधित ब्रेन, हार्ट, सोलर प्लेक्सस व एड्रीनल ग्लैंड के रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर दें। तो दूसरा जो विभाग है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें जितने भी रोग कहे गए हैं, दमा, वायुनली की सूजन, एलर्जिस, पुरानी व नई खांसी, निमोनिया, छाती की हड्डियों का दर्द। अब अगर कुछ रोग रह भी गए हों जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के संबंध में जो रोग रह गए हैं, जिन विभागों के बारे में मैं बात करता रहता हूं, उन विभागों से संबंधित कुछ रोग मैं बोलना भूल गया हूं। मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हृदय का कोई ऐसा रोग है या सांस का कोई ऐसा रोग है, किसी रोग का नाम लेना भूल गया हूं, तो भी
आप इन्हीं प्रेशर पॉइंट्स को अप्लाई करें और रोग से मुक्ति पाएं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, ब्रोंकी, लंग, सर्वाइकल व थोरैसिक के रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर अप्लाई करें। तो मैं यहाँ छाती के बारे में बात करूंगा। छाती के जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो सांस से संबंधित हों, चाहे वो हृदय से संबंधित हों, सभी रोग कफ से आक्रांत होते हैं। और ये कफ क्या है? कफ वैसे तो हमारे शरीर का एक आवश्यक तत्व है। कफ के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम जितना भी आहार करते हैं, हम जितना भी भोजन खाते हैं, उन सभी से हमें कफ की प्राप्ति होती है। कफ के द्वारा हमारे शरीर में लचीलापन आता है। शरीर की जितनी भी नलिकाएं हैं, जोड़ हैं, वो कफ से ही गतिमान हो पाते हैं। अगर कफ ना हो तो हमारा शरीर एक फट्टे की तरह अकड़ जाए और हमारे शरीर में एक भी गति ना होने पाए। लेकिन जब कफ पुराना हो जाता है, जो कफ पुराना हो जाता है उसको शरीर से बाहर निकलना पड़ता है और नए कफ को शरीर में आना होता है। यही हमारे शरीर के क्रिया विज्ञान का एक विधान है। और यदि हम इस विधान के अनुसार आचरण करते हैं तो हम छाती के विभाग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रोगों से बचे रहते हैं। यदि हम इस विधान से विपरीत चले जाते हैं तो हम इन रोगों से आक्रांत हो जाते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं। हमारा हृदय निरंतर धड़कता रहता है। एक बड़ी नलिका फेफड़ों में से नए खून को ले जाकर, नए रक्त को ले जाकर पूरे शरीर में उसका संचार करती है और पुराने खून को, जिसमें विभिन्न विसंगतियां आ जाती हैं, कफ इत्यादि तत्व मिले रहते हैं, विषैले तत्व मिले रहते हैं, दूसरी नलिका उस खराब खून को वापस हृदय के द्वारा फेफड़ों में भेजती है। तो फेफड़े इस विषैले खून को साफ करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का संचार करते हैं, उसमें पड़े हुए कफ इत्यादि विषैले तत्वों को शरीर में से निकाल लेते हैं और नए साफ रक्त को हृदय के द्वारा पुनः शरीर में प्रवाहित कर देते हैं। इस तरह से निरंतर प्रतिदिन कई महीनों तक शरीर में से आया हुआ कफ फेफड़ों में एकत्रित होता रहता है और इस कफ को निकालने के लिए शरीर को सामान्य तापमान की आवश्यकता रहती है, जहां ज्यादा ना गर्मी हो, ज्यादा ना सर्दी हो। तो वर्ष में 3 ऐसी ऋतुएं 2-2 मास की आती हैं, जब ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ही ज्यादा सर्दी होती है। ये ऋतुएं होती हैं वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु और वसंत ऋतु। इन ऋतुओं में कफ का प्रकोप रहता है। शरीर में से कफ का निष्कासन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। लेकिन हम यहाँ एक गलती करते हैं, हम इसे रोग समझ लेते हैं, डॉक्टर इसे इन्फेक्शन बता देते हैं और इस कफ को विभिन्न दवाइयों के द्वारा शरीर में रोक दिया जाता है। और इस कफ को शरीर में रुकने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। वह ये अंग कफ से आक्रांत हो जाते हैं और विभिन्न रोगों के कारण बनते हैं। जब भी कफ निकल रहा हो उसका निष्कासन होने दें। इनसे संबंधित प्रतिबिंब केंद्रों पर काम करें, जिससे कफ को बाहर निकलने में सहायता मिले। चाहे पुरानी खांसी में आपको कफ निकल रहा हो तो भी उस पर दिन में कई बार उन अंगों से संबंधित रिफ्लेक्सोलॉजी करें, तो कफ अधिक परिमाण में, अधिक मात्रा में आसानी से बाहर निकलेगा, जिससे सांस के रोग व हृदय के रोगों में पूर्ण रूप से आराम आ जाएगा। वह किसी भी प्रकार का स्टंट डलवाने की या हृदय की सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह इस तरह से कफ को बाहर निकल जाने से जो सांस के रोगी हैं वह इनहेलर इत्यादि लेने से बच जाएंगे, इनहेलर से मुक्ति पा जाएंगे। धन्यवाद। इस अध्याय में हम द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी कि पेट के रोगों के बारे में बात करेंगे। पेट के रोगों में पीलिया, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, पित्त पथरी, पेट का अर्बुद यानी कि अमाशय का अर्बुद, अमाशय का दर्द, ड्यूडेनम का अर्बुद, आंत का दर्द, आंत की सूजन, आंत का अर्बुद, आंतों में रुकावट,
अपेंडिक्स प्रदाह, उल्टी, वमन, मतली, भूख ना लगना, वजन में कमी, मल में खून आना, पेचिश दस्त, कब्ज, बवासीर, भगंदर, गैस, पेट दर्द, हिचकी, नाभि चक्र की स्थान च्युति। पेट के सभी रोगों में स्टोमक, पेनक्रियाज, लीवर, गाल ब्लाडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स व इलियोसिकल वाल्व रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर दें। पेट के सभी रोगों में ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। खाने पीने में घर के भोजन को तरजीह दें। बाहर के बने हुए पिज़्ज़ा, बर्गर, जितनी भी ये बाहर की चीज़ें हैं, रेडी की चीज़ें हैं, उनको खाने से बचें। घर के बने हुए शुद्ध भोजन, ताज़ा भोजन को अपने भोजन में स्थान दें। खाना जमीन पर पालथी मारकर बैठकर खाएं। खाने को धीरे धीरे चबा कर खाएं, मन लगाकर खाएं। खाते समय यह ध्यान रखें अतिरिक्त वायु अंदर ना जाने पाए। खाते समय भोजन को इतना चबाएं जीभ के नीचे से निकलने वाली लार प्रत्येक ग्रास, प्रत्येक कौर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि जब भोजन के साथ लार मिक्स होकर शरीर में जाती है तो वह हमारे भोजन को अच्छे से पचाती है, जिससे हमारा भोजन अच्छी तरह से पचता है, वह शरीर रोगों से मुक्त बना रहता है। पानी खाने से 40 मिनट पहले पिएं, खाने के बीच में 2 घूंट पिएं, खाने के 90 मिनट बाद पिएं। ध्यान रखें पूरे दिन में 8 से 13 गिलास पानी अवश्य पिएं, लेकिन पानी पीते समय ये भी ना करें कि शरीर में प्यास नहीं है तो जबरदस्ती भी पानी ना पिएं। घंटे 1.5 घंटे बाद 4 से 12 घूंट पानी पीने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। आज के इस अध्याय में हम द यूरिनरी सिस्टम व द स्किन, जिसे इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम भी कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। द यूरिनरी सिस्टम व द स्किन और इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम का काम शरीर में से विषैले तत्वों का, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने का होता है। मूत्र के द्वारा हमारा मूत्र तंत्र शरीर में से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। इसी प्रकार से हमारी स्किन, जो चमड़ी है, त्वचा है, वो पसीने के द्वारा विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। तो यदि हमारे मूत्र तंत्र के जो अंग हैं वो प्रॉपर वे से काम ना करें, तो मूत्र में से विषैले तत्वों का बाहर ना निकले, तो मूत्र तंत्र के रोगों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से शरीर में से उचित मात्रा में पसीने का ना निकलने से, संवेदन का ना होने से चमड़ी के रोगों की उत्पत्ति होती है। आयुर्वेद में चमड़ी के रोगों को ठीक करने के लिए संवेदन प्रक्रिया का यूज किया जाता है। उसमें विभिन्न औषधियों के द्वारा, विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, जैसे भाप देकर, स्टीम देकर शरीर में से पसीना निकाला जाता है, जिसे संवेदन कहते हैं। संवेदन के द्वारा विषैले तत्वों को शरीर में से बाहर निकालकर हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाया जाता है। तो सबसे पहले द यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द यूरिनरी सिस्टम में गुर्दे की पथरी, मूत्राशय की पथरी, गुर्दे के अर्बुद, मूत्राशय की सूजन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मूत्र तंत्र का तपेदिक, गुर्दे की सूजन, गुर्दे का फेल होना, मूत्र द्वार नली का संकोचन, बच्चों का नींद में पेशाब निकलना, पुरुषत्व ग्रंथि की वृद्धि, इन सब रोगों में पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, सोलर प्लेक्सस, लीवर, स्प्लीन, एड्रीनल, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, thoracic, lumbar, lymph nodes of pelvis व groin, पर स्थित इन प्रतिबिंब केंद्रों पर प्रेशर देकर हम मूत्र तंत्र के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं।
तो अगला है द स्किन या इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। इनसे संबंधित रोगों में है सोराइसिस, एक्जिमा, कार्बंकल, पिंपल्स, इचिंग, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस, चंबल, फोड़े, फुंसियां, खारिश, सफेद दाग, छाइयां। चमड़ी के रोग या तो वात या पित्त या कफ दोष के विकृत होने से हुआ करते हैं। वात प्रकुपित होने के कारण सूखे प्रकार के चमड़ी के रोग होते हैं, जिनमें सूखी खारिश होती है। खारिश करते करते त्वचा छिल जाती है, ना तो उसमें से खून निकलता है, ना ही उसमें से कोई पस निकलती है। जहाँ पित्त कुपित हो जाता है, वहाँ चमड़ी को खुजलाने से वहाँ से खून निकला करता है, और कफ प्रकुपित से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनमें से खुजलाने पर मवाद या पस का रिसाव होता है। चमड़ी के रोगों से मुक्ति पाने के लिए हमें पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एड्रीनल, किडनी, सर्वाइकल, थोरासिस, लंबर, सैक्रल, कोकिक्स, इन रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर रिफ्लेक्सोलॉजी करनी चाहिए। धन्यवाद। इस अध्याय में हम द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रोग जैसे संधिवात, संधिशोथ, रूमेटाइड संधिवात, रूमेटिक जबर, सॉफ्ट टिश्यू और मांसपेशी रूमेटिज्म, अस्थि संधिशोथ, अस्थि मृदुता, गठिया, एंकीलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द, गर्दन की अकड़न, चक्कर आना, कंधे का दर्द, कंधे की जकड़न, बाजू की नस का दर्द, अंगूठे में दर्द या जकड़न, लिखने में कठिनाई, कोहनी का दर्द, पीठ तथा टांगों का दर्द, कमर का दर्द, स्लिपड प्रोलैप्स डिस्क, पैरों तथा एड़ियों का दर्द, पिंडली में ऐंठन, जुवेनाइल क्रोनिक अर्थराइटिस, बर्साइटिस, घुटनों का दर्द। इन सभी रोगों में सर्वाइकल, थोरासिस, लंबर, सैक्रल, कोकिक्स, शाइटिक लूप, शोल्डर, आर्म, एल्बो, नी, हिप, मसल्स ऑफ पेल्विस, सैक्रोइलिक जॉइंट्स पर प्रेशर देकर इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी हड्डियों और मांसपेशी का सिस्टम। जब हमारी हड्डियों और मांसपेशियों का सिस्टम अस्वस्थ हो जाता है, हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो इन रोगों की उत्पत्ति होती है। इन रोगों की उत्पत्ति होने का सबसे बड़ा कारण वात प्रकोप है। जब हमारी आंतड़ियों में कई वर्षों तक वायु का प्रकोप रहता है, वायु डकार के द्वारा या मल द्वार से अपान वायु के द्वारा बाहर नहीं निकल पाती है, तो इस स्थिति में हमारी आंतों में जब भोजन का पाचन होता है, तो भोजन के साथ इस वायु का भी पाचन हो जाता है, जिसे आम वात कहते हैं। आम का मतलब है पाचन, वात का मतलब है वायु। इस तरह से पचकर चली गई वायु हमारी जोड़ों में खाली स्थान में स्थान घेर लेती है, वहां पड़ी रहती है। यह वायु वहां चली तो जाती है, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता इसे मिलता नहीं है। तो जब भी यह वायु
जोड़ों में से निकलने का प्रयास करती है तो जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है, जिसे चिकित्सक सामान्यतः कैल्शियम की कमी मान लेते हैं। जोड़ों में पड़ी वायु कई वर्षों तक बाहर निकलने के प्रयास में जोड़ों को भंगुर कर देती है, जोड़ों को तोड़ मरोड़ देती है, जोड़ों को टेढ़ा कर देती है। इस तरह से वात प्रकोप के कारण विभिन्न प्रकार के जोड़ों के दर्दों की उत्पत्ति होती है। तो इन जोड़ों के रोगों से बचने के लिए हमें सबसे पहले वात प्रकोप को समझना चाहिए। खाना खाते समय नीचे पालथी मारकर बैठें, क्योंकि जब हम पालथी मारकर नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो आंतड़ियों में एक बंध लग जाएगा और इस तरह से जो वायु पाचन के लिए हमारे आंतों में उपस्थित रहेगी वह अपान वायु के द्वारा बाहर निकल जाएगी। आजकल चलन क्या हो गया है, लोग खड़े होकर खाना खाते हैं, पार्टियों में, शादी ब्याह में खड़े होकर भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे बड़े अच्छे ढंग से वात प्रकोप होता है। दूसरा, पानी को बैठकर पिएं। जमीन पर पालथी मारकर बैठे फिर पानी पिएं तो बढ़िया है, नहीं तो कुर्सी पर बैठकर भी पी सकते हैं। इस तरह से बैठकर पानी पीने से आंतों में बंध लग जाएगा, वह वात प्रकोप नहीं होगा। खड़े होकर पानी पीने से आंतों में पड़ी हुई वायु विभिन्न अंगों की ओर प्रस्थान कर जाती है, जिससे यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खाना खाते समय, पानी पीते समय अतिरिक्त वायु को अंदर ना जाने दें। पानी पीते समय भी घूंट घूंट कर पानी पिए। एक गिलास को 3 बार में पिए। पानी पीते समय सांस नहीं लें। तो इस प्रकार से हम वात रोगों से बच सकते हैं और जो मैंने रिफ्लेक्स पॉइंट्स बताए हैं उन पर काम करके अंदर जो अटकी पड़ी वायु है उसको बाहर निकाल कर हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, उससे संबंधित रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अपने आहार में रिफाइंड घी का इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड में बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होती और चिकनाई ना होने की वजह से भी आपके जोड़ रुक्ष हो जाते हैं। वह अर्थराइटिस, संधिवात जैसे रोगों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। विभिन्न तेल, चाहे वो सरसों का तेल ही क्यों ना हो, उसमें भी इतनी चिकनाई नहीं होती जितनी हमारे जोड़ों को चाहिए। सबसे सर्वोत्तम है देसी घी। देसी घी से हमारे जोड़ों को बेहतर चिकनाई मिलती है, जिससे हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अच्छे से काम कर पाता है। देसी घी, वो भी इंडियन काऊ का देसी घी, देसी गाय का देसी घी सर्वोत्तम है। गाय का देसी घी ना मिलने की अवस्था में भैंस का देसी घी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम गाय का देसी घी ही है। अब घी भी 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो घी को दही जमाकर फिर उसे बिलोकर माखन निकालकर माखन में से घी को आग पर गर्म करके निकाला जाता है, जो कि सर्वोत्तम है। दूसरा, जो आजकल कंपनियां घी तैयार करती हैं, वह दूध में से क्रीम निकाल लेती हैं और जो क्रीम निकाला गया दूध है वो सस्ते में मार्केट में पैकेट बंद करके बेच देती हैं। वह क्रीम में से घी निकालती हैं, जो घी 2म दर्जे का होता है, क्योंकि जो पहले दर्जे का घी है वो महंगा मिलता है। वो 1500 से 2000, 3000 रुपए में मार्केट में प्रति किलो के हिसाब से बिका करता है, जो शायद सामान्य परिवार, सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर होता है। जो कि 2म दर्जे का घी होता है, जो क्रीम में से निकाला गया होता है, वह 500, 700 रुपए या 1000 रुपए, 1200 रुपए में मिल जाता है। हाँ, तेल से तो फिर भी वह घी बेहतर रहता है। अगर आप प्रथम दर्जे का घी प्रयोग करें तो आपके जोड़ों के लिए, आपके शरीर के लिए बेहतर है। यदि आपकी पहुंच से बाहर है तो क्रीम में से निकाला गया घी भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। धन्यवाद। इस अध्याय में हम 2 विभागों पर चर्चा करेंगे, द मेंटल हेल्थ सिस्टम, द नर्वस सिस्टम। पहले हम द मेंटल हेल्थ सिस्टम यानी कि द मेंटल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, इसके रोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस सिस्टम में जिन रोगों से व्यक्ति आक्रांत होता है वे लगभग उदासीनता, फोबिया, बेचैनी, हिस्टीरिया, मानसिक तनाव। वैसे द मेंटल हेल्थ सिस्टम, अगर और भी रोग हों जिन रिफ्लेक्स पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा, उन रिफ्लेक्स पॉइंट्स को उपयोग करके सभी मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। तो मानसिक रोगों में जो रिफ्लेक्स पॉइंट हैं वह है हेड, ब्रेन, पिट्यूटरी, थायराइड, सोलर प्लेक्सस, एड्रीनल, सर्वाइकल,
thoracic, lumbar, sacral, coccyx। इन सभी पॉइंट्स को उपयोग करके हम मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी दूसरे द नर्वस सिस्टम पर आते हैं। नर्वस सिस्टम के रोगों में लकवा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपैथी, सेरेब्रल पाल्सी, पार्किंसंस डिजीज, पोलियो, मिर्गी, अर्धांघात, पूर्णांघात, निम्नांघात, सवर यंत्र का लकवा, आवाज का लकवा, मुंह का लकवा, उंगलियों का लकवा, इन सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए सेंसोरी मोटर कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, सर्वाइकल, थोरासिस, लंबर, सैक्रल, कोकिक्स, के रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर कार्य करके इन रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। यहाँ मैं मेरे सुधी दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगा कि इस कोर्स के पूरे प्रकरण में मेरे सुधी दर्शकों ने यह नोटिस अवश्य किया होगा कि मैं एक ही पॉइंट को कभी तो पीनियल बता देता हूँ, कभी पिट्यूटरी बता देता हूँ, कभी उसी पॉइंट को हेड बता देता हूँ, तो कभी उसी को ब्रेन या कोई और नाम दे देता हूँ, कभी थ्रोट के पॉइंट को मैं थ्रोट बताता हूँ, तो कभी उसी को मैं टॉन्सिल का पॉइंट बता देता हूँ। तो इसमें बात यह है कि ये जो पॉइंट हैं, जैसे अभी मैंने पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस का पॉइंट बताया, तो ये पॉइंट हमारे शरीर में जो अंग है वो आगे पीछे होते हैं। अब जैसे जहाँ गला है वहीं पर टॉन्सिल है, तो गला भी वहीं है, टॉन्सिल भी वहीं है। तो जहाँ पर पिट्यूटरी है वहीं पर पीनियल भी है। तो इसी तरह से जहाँ पर सोलर प्लेक्सस है वहीं पर डायफ्राम है। तो ये पॉइंट तो एक ही होता है, एक ही जगह पर स्थित होता है, रिफ्लेक्स पॉइंट एक होता है, लेकिन उसके उपयोग दो होते हैं, क्योंकि वहीं उसी जोन में, उसी ट्रांसवर्स जोन में, उसी लंबवत जोन में, लॉन्गिट्यूडिनल जोन में जो अंग की स्थिति होती है वहीं पर ही सुनिश्चित होती है। तो इस तरह से एक ही पॉइंट से हम 2 या 3 रिफ्लेक्स पॉइंट का काम ले लेते हैं। आशा करता हूं यह युक्ति समझ आ गई होगी। धन्यवाद। इस अध्याय में हम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्त्री व पुरुषों का प्रजनन तंत्र। तो इस तंत्र के रोगों में स्त्रियों में मासिक धर्म का ना आना, अनियमित मासिक धर्म, अल्प रजस्राव, वेदनामय ऋतुस्राव, अतिरज, मासिक धर्म से पहले वेदना, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, गर्भाशय प्रदाह, डिंब ग्रंथि प्रदाह, डिंब ग्रंथि प्रदाह, योनि प्रदाह, सतन प्रदाह, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना, रजोनिवृत्ति, बांझपन, स्वाभाविक गर्भपात, संभोग के प्रति उदासीनता व पुरुषों में नपुंसकता, शीघ्र पतन, अनैच्छिक वीर्यपात, शुक्रमेह, उत्पादन क्षमताहीनता, संभोग के प्रति उदासीनता, अंडकोशों के रोग। इन सभी रोगों को ठीक करने के लिए, इन सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन प्रतिबिंब केंद्रों पर रिफ्लेक्सोलॉजी करें। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, सोलर प्लेक्सस, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, लिम्फ नोड्स ऑफ पेल्विस या ग्रोइन, ओवरी या टेस्टिस,
fallopian tube, the vas deferens, uterus, prostate, lumbar, sacra. धन्यवाद। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे रोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें मैं किसी भी कैटेगरी में नहीं बांध पाया, तो इन्हें मैं अनकैटेगोराइज्ड जो रोग हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। वे हैं हकलाना, छोटा कद, मोटापा, माइग्रेन, सिरदर्द, अनिद्रा। तो इन रोगों के आप रिफ्लेक्स पॉइंट देख लें, मैं अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूं, तो इन पॉइंट्स पर रिफ्लेक्सोलॉजी करें व इन रोगों से मुक्ति पाएं।
धन्यवाद। और अंत में, अभी इस कोर्स का अंत नहीं हुआ है, यह तो मात्र शुरुआत है। अगर आप बेहतर रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो रिफ्लेक्सोलॉजी पर बेहतर पुस्तकें पढ़ें। मैंने जिन पुस्तकों में से इस कोर्स को निकाला है, कुछ मेरी अपनी भी नॉलेज है, कई वर्षों से मैं रिफ्लेक्सोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने रोगियों पर जो कार्य वर्षों तक किया है उसका निष्कर्ष भी इस कोर्स में शामिल था। लेकिन फिर भी मैं इन पुस्तकों के बारे में अपने सुधी दर्शकों को बताना अवश्य चाहूंगा कि किन किन पुस्तकों में से इस कोर्स को निकाला गया है। तो ये पुस्तकें हैं, सबसे जो पहली पुस्तक है ये है बारबारा एंड केल्विन कुंज, कंप्लीट रिफ्लेक्सोलॉजी फॉर लाइफ। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट बनने का सपना देखता है उसे यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। बड़े ही कलर डायग्राम के साथ, बड़े विश्लेषण से, बड़े अच्छे ढंग से इस पुस्तक में बारबारा एंड केल्विन कुंज ने समझाया है। तो इस संदर्भ में मेरी जो दूसरी पुस्तक है ये लगभग 30 वर्षों से मेरे पास है। मैंने इसे जील चढ़ाकर संभाल के रखा हुआ है। जब शुरू में मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी सीखनी शुरू की थी तो ये मेरी प्रिय पुस्तकें हुआ करती थी, आज भी प्रिय हैं। बहुत ही मैजिकल बुक्स हैं ये। यह है रिफ्लेक्सोलॉजी ए वे टू बेटर हेल्थ, निकोला एम हॉल की लिखी हुई पुस्तक है। बहुत ही अच्छी है, कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं कहता हूँ कि ये भी सभी को पढ़नी अवश्य चाहिए। अद्भुत नॉलेज का भंडार है ये। अन्य पुस्तक गूजमैन लेजर की लिखी हुई एक्यूप्रेशर थेरेपी, जॉन थेरेपी यूजिंग फुट मसाज। इस पुस्तक से मुझे यह जो लाइट सा कोर्स मैंने अपने सूधी दर्शकों के लिए बनाया है, इसी पुस्तक से मुझे प्रेरणा मिली है। क्योंकि यह पुस्तक इतनी लाइट है, इतनी हल्की है कि बहुत कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी इसको पढ़ के आसानी से सीख सकता है। बहुत ही कम रोगों के बारे में, कॉमन से रोगों के बारे में यह पुस्तक लिखी गई है और वाकई में ही बेमिसाल है। बहुत ही अच्छी है, लाइट है, हल्की है। इसको पढ़ने के लिए ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अंत में मैं जिस पुस्तक के बारे में आपको बता रहा हूँ यह किसी अंग्रेज की लिखी हुई नहीं है। ये महानुभाव, ये महात्मा भारत के ही हैं और चंडीगढ़ के हैं। डॉक्टर अतर सिंह, एक्यूप्रेशर डू इट योरसेल्फ थेरेपी। मैं कहता हूँ यह पुस्तक बेमिसाल है। भारतीय लोगों के लिए तो बेमिसाल है ही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये इतनी आसान है, समझने में इतनी आसान है, इतनी आसानी से इसे लिखा गया है कि इसको बच्चे भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और इसकी एक खास बात और है, यह हिंदी और पंजाबी में भी उपलब्ध है। तो जब मैंने 97 में डॉक्टर अतर सिंह के इंस्टीट्यूट से रिफ्लेक्सोलॉजी सीखी थी, 97 में मैं अपनी बुआ के लड़के अरविंद मोंगा के पास मुंडी खर्ड में रहा करता था। तब मैं वहां से चंडीगढ़ डेली अप डाउन करता था। तो डॉक्टर अतर सिंह के छोटे भाई हैं कल्याण सिंह, उनके पास मैं डेली आता था रिफ्लेक्सोलॉजी सीखने के लिए। तो उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से मुझे रिफ्लेक्सोलॉजी की ट्रेनिंग दी और मुझे एक अच्छा रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट बनाया, जिसके लिए डॉक्टर कल्याण सिंह को धन्यवाद। तो आज भी डॉक्टर कल्याण सिंह चंडीगढ़ में रिफ्लेक्सोलॉजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भले ही मेरा जो व्यवसाय है वो क्लासिकल होम्योपैथी का है, लेकिन हम क्लासिकल होम्योपैथी के साथ रिफ्लेक्सोलॉजी का प्रयोग अवश्य करते हैं। क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी है जो आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानीपैथी, चाहे फिर वो एलोपैथी ही क्यों ना हो, सबके साथ समन्वय बनाकर चलती है। और यह एक बेहतरीन पद्धति है, इसे सीखने में बड़ी आसानी है। तो आज भी हम रिफ्लेक्सोलॉजी को करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को रिफ्लेक्सोलॉजी की ट्रेनिंग दी है। मेरे सिखाए हुए शिष्य भारत में अपना रिफ्लेक्सोलॉजी का व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि पश्चिमी देशों में भी मेरे शिष्य रिफ्लेक्सोलॉजी द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। मुझे गर्व है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इस पर नई नई पुस्तकें पढ़ें, प्रयोग करें। आशा है इस कोर्स को सीखकर आप लाभान्वित अवश्य होंगे। पुनः नए प्रयास के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।